क्या सबको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? क्या सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, देखो न्यूक्लियस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसको सेल का ब्रेन, सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली, बहुत कुछ कहा जाता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या सेल मर जाएगा? मतलब न्यूक्लियस, जैसे ही न्यूक्लियस बाहर निकला तो क्या सेल मर जाएगा? सर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी सेल में, एक्टिविटी नहीं होगी। अच्छा, एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अच्छा, प्रॉपर फंक्शनिंग से क्या समझते हो? प्रॉपर फंक्शनिंग, अब कोई लीवर का सेल है तो लीवर के फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोई मसल का सेल है तो मसल के फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो क्या वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा या नहीं परफॉर्म कर पाएगा? बोलो, कुछ भी बोल दो। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, ठीक है। और कोई अपना विचार प्रकट करना चाहे, अपना विचार? सर आरबीसी करता। हाँ, किसने दिया आंसर? किसने दिया हाँ जी सर, आंसर? शिवानी ने दिया आंसर। शिवानी। हाँ, तो बिल्कुल आरबीसी नाम का एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। मतलब होता है, जब मेच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो वो तो काम कर रहा है अपना, उसकी लाइफ स्पेन भी है ना। मतलब काफ़ी दिनों तक जिंदा भी रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सेल नहीं है तो वो मतलब वो सेल मर ही जाएगा। लेकिन हाँ, अब इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, है ना। कंफ्यूज कर दूँगा मैंने क्यों बताई ये स्टेटमेंट, मुझसे गलती हो गई। मतलब स्टेटमेंट गलत नहीं है, बतानी नहीं चाहिए थी। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है अपने, ना यही मानना है अपने, ठीक है। मतलब सॉरी, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर, और करता भी है, नो डाउट। आरबीसी का भी कारण है, वरना आरबीसी ने और ज़िंदा होना था, जल्दी इसलिए मरता है क्योंकि न्यूक्लियस उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? 1831 की बात है। एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया ना, उनको न्यूक्लियस ऐसे थोड़ा न्यूक्लियस नज़र आ गया। उनको क्या नज़र आया? एक बीच में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, गोल गोल सा, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है, उसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने रॉबर्ट नाम से कोई और साइंटिस्ट भी पढ़ा था, क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया था? सेल को डिस्कवरी। अच्छा, अच्छे से बोलो। सेल की डिस्कवरी। ऐसे नहीं, ऐसे बोलोगे, जो सेल डिस्कवर किया था या डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की करी थी? बारकोड में की थी सर। बस नहीं, जितना पूछा जाए उतना वन वर्ड आंसर दिया करो, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड होना है सेशन। आंसर देना जरूरी है, लेकिन वन वर्ड, ठीक है। अनेकार्थी शब्द नहीं, एक अर्थी। तो ठीक है, 1831 की बात है। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। देखो, जब हमने और डिस्कवरी करी, हमने देखा इनसाइड द न्यूक्लियस स्टेन विद बेसिक डाइज। हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर हमने अगर बेसिक डाई डालें तो बेसिक डाई कलर पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? कलर पकड़ लेती है। देखो, जैसे मैंने डाई डाली, उसने कलर पकड़ लिया, है ना। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आई। इनको क्या नाम दे दिया? क्रोमैटिन, कलर्ड थ्रेड। ये किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन क्रोमैटिन की डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो क्या इन दोनों डिस्कवरीज में कोई डाउट है या नहीं? नो सर। नो। हम बात करते हैं, अब स्टडी बात करते हैं न्यूक्लियस की। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा मन है कि तुमने न्यूक्लियस का बाहरी आवरण वगैरह सब देखना है ना, तुम बाहरी न्यूक्लियस की स्टडी करना चाहते हो, है ना, कि मतलब दिखता कैसा है, दूर से कैसा दिखता है ना, तो तुम देखो, एक सेल है ना, जो एक सेल, उसके अंदर ना पता कितने फेज होते हैं? उसके अंदर 2 फेज होते हैं। कितने फेज? 2 फेज। जैसे एक ही सेल है ना, ये कैसी डायग्राम बन गई आज? जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसके सेल के अंदर, मतलब ये सॉरी, एक सेल साइकिल बना रहा हूँ मैं, सॉरी सेल नहीं है। इसका बहुत बड़ा फेज होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जैसे एक सेल है, एक सेल ने 2 सेल में डिवाइड होना है, तो इसके बीच में 2 स्टेप्स चलते हैं। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप। एक स्टेप का नाम है, जो पहले चलता है उसको बोलते हैं इंटरफेस, जो बाद में चलता है उसको क्या बोलते हैं? एम फेस। ठीक है, एम फेस के आगे
स्टेप्स हैं 4, पी मैट, ठीक है। फिर लास्ट में आकर साइटोकाइनेसिस होती है और सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपको अभी याद रखो, नेक्स्ट चैप्टर में अपन बताऊंगा मैं आपको एक कंसेप्ट कि जब एक सेल है उसको डिवाइड होना है, 2 सेल में कन्वर्ट होना है, तो उसको 2 स्टेजेस पार करनी है। पहली स्टेज का नाम क्या है? इंटरफेस। दूसरी स्टेज का नाम क्या है? एम फेज। एम फेज के अंदर, मेटाफेज नहीं बोलना, एम फेज के अंदर और पार्ट हैं, 4 पार्ट, ठीक है। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। समझ रहे हो? समझ आया नहीं समझ आया क्या मैंने बताया? अच्छा, अब बात आती है कि हमने क्या करना है। हमने बात कर रहे हैं कि अगर आपने सेल का न्यूक्लियस से बाहरी स्ट्रक्चर स्टडी करना है, सेल का बाहरी आवरण है ना, उसके बाहरी स्ट्रक्चर, उसके बाहरी लेयर्स वगैरह स्टडी करनी है, तो आप कौन से फेज़ में स्टडी करोगे? आप स्टडी करोगे इंटरफेज में। कौन से फेज़ में? इंटरफेज में, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेल का क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करनी है, किसके बारे में? सेल के अंदर पड़े क्रोमोसोम्स के बारे में या क्रोमैटिन के बारे में, जो भी है क्रोमोसोम ही बोलेंगे, क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करनी है, तो आप कहाँ स्टडी करोगे? एम फेज के कौन से फेज में? मेटाफेज में। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, दामिनी आए हो आप आज? दामिनी आए हैं? जी सर। ओके फाइन। तो क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मेटाफेज में, न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो इंटरफेज में, ठीक है। अच्छा सर, आपने यहाँ तो इतने फेज बनाए, ये सारे के सारे फेज इंटरफेस के आगे सब पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे एक ही में आते हैं, इसको इंटरफेस बोलते हैं। और इसके अगर सब पार्ट्स कौन हैं? G1S G2, ये सब करवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी तो बस इतना याद रखो कि हमने अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो एम फेज में, मेटाफेज में, तो मेटाफेज भी एम फेज का ही पार्ट है। और अगर न्यूक्लियस की स्टडी करनी है बाहरी आवरण की, तो कहाँ पे? इंटरफेस में। बात करते हैं नंबर की। नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 1। लेकिन कुछ एक कंडीशन में मोर देन 1 न्यूक्लियस कैन बी प्रेजेंट। जैसे कि एक टेपिटम नाम की लेयर होती है, इसको याद ही कर लो अभी। पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, कोकोनट वाटर होते हैं। इसमें इन तीनों में क्या है? एंडोस्पर्म क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बताओ। चलो पहले ये भी सुन लो। और कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं, इनिशियली न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ऐसा कोई सेल नहीं है जिसका जन्म ही बिना न्यूक्लियस के हो जाए, उसको सेल बोलते ही नहीं है। पता है, उसको सेल बोलते ही नहीं है, उसको कुछ और बोलते हैं, बताऊंगा मैं जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। हेलो, मैं क्लास है मेरी, ओके करूँ? ओके। हाँ, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो सीव, चलो ठीक है इतना ही करो, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो इस पेज में कोई डाउट है बताओ। इस पेज में मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या पढ़ा इस पेज से? डिस्कवरी पढ़ी सेल की, क्रोमोसोम जो होते हैं, जो क्रोमैटिन होते हैं, है ना, उसकी डिस्कवरी पढ़ी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। फिर स्टडी किया न्यूक्लियस की स्टडी किस फेज में करते हैं? इंटरफेज में। क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मेटाफेज में। नॉर्मली एक होता है, ज़्यादा किस में होते हैं? टेपिटम, पोलर न्यूक्लियाई, कोकोनट वाटर। और विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता ही नहीं, किस में नहीं होता? आरबीसी और दूसरा सीव ट्यूब। कोई डाउट है तो बताओ। यही क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं। है कोई डाउट किसी को? नहीं है तो नो बोलो। नो। ओके, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। मैंने देखा जो न्यूक्लियस है उसकी 2 वॉल हैं, कितनी? 1 और 2। तो कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन, है ना। और जो इनके बीच में जो स्पेस है, जो इनके बीच में स्पेस है, ये खाली स्पेस, ये इसको क्या बोलेंगे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, है ना। और ये क्या है? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ये दोबारा से लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक मिनट, मुझे भी स्क्रीन नोट कर लेने दो। मैंने स्क्रीन नोट कर दी थी, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था। हाँ अब ठीक है, अब नज़र सही आ रहा है। हाँ, तो ये क्या है? मेम्ब्रेन। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंबाइन। अच्छा, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, अब मैंने पूरा पढ़ा।
वो बोलते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसे एक मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, क्या मैंने बोला, ऐसी न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो ऐसी एक और मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, ऐसी दो मेम्ब्रेन थी। अब हुआ क्या, किसी किसी जगह पर ऐसे कट लग गया, है ना, ऐसे कट लग गया। अब उससे हुआ क्या, देखो जो ये आउटर मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, ये क्या हो रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन से कंबाइन हो गई, ये आउटर इनर मेम्ब्रेन से कंबाइन हो गई, ये आउटर इनर मेम्ब्रेन से कंबाइन हो गई। इसके साथ भी ऐसा हुआ, इसके साथ भी ऐसा हुआ, इसके साथ भी ऐसा हुआ। हुआ क्या, उससे छेद बन गए, क्या बन गए, छेद बन गए। इन छेदों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। समझ रहे हो, क्या समझ आ गया ये डायग्राम? यस सर। ओके, तो नाउ वी हैव आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंबाइन एंड फॉर्म न्यूक्लियर पोर। अच्छा, अब इसके बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब जो इसके बीच में, जैसे सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड और मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो ये भी क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, क्रोमेटिन भी हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो गया। अच्छा, अब न्यूक्लियस के बीच में एक और स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस नहीं है, स्पेलिंग ध्यान से देखना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन ही बनाती है। समझ रहे हो, उसका कोई डेंस सा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियोलस हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, प्रोकैरियोट में। बताओ किसी का कोई बंद कीजिए, कोई पता नहीं, कोई डिश बनाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियर पोर है उसके बीच में आप देखो, आपको एक प्रोटीन नजर आएगा, क्या नजर आएगा, प्लीज़ बंद कीजिए, एक प्रोटीन नजर आएगा। और जो प्रोटीन नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। और न्यूक्लियर प्रोटीन और जो पोर है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या आता है, न्यूक्लियोपोर एंड प्रोटीन। समझ रहे हो, दोनों को मिलाकर जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं तो उसको कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, सही है। तो न्यूक्लियर विजिबल कहाँ है, इट इज़ विजिबल एज ए डेंस स्ट्रक्चर इन लाइट माइक्रोस्कोप। मैंने बोला था ना, गाढ़ा सा स्ट्रक्चर नजर आया। अगर आपने डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, यानी उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखना है, तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ, कुछ है ही नहीं इस पेज में, डाउट क्या होगा। अच्छा, हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, तो हम कौन सा सेल का कौन सा फेज स्टडी कर रहे होंगे, सेल साइकिल का गलत आंसर, न्यूक्लियस का स्टडी कर रहे हैं, इंटरफेस स्टडी कर रहे होंगे सेल का, कौन सा, इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। इनकी स्टडी कराऊंगा, क्रोमोसोम की, तब बताऊंगा मेटाफेस, ठीक है। अगर तुम ये कौन सलाह दे रहा है, ये पता नहीं। अगर तुम ये बंद कीजिए अपना, या मैंने बोला रूम बदल लो, मैंने पंखा तक बंद किया हुआ है, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपसे रूम नहीं बदला जा रहा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रखी है वैसे। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। आउटर एंड इनर बोथ लिपिड की बनी होती है ना। और आउटर मेम्ब्रेन के साथ ईआर होती है, हमने बोला था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस रहती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये याद नहीं करना। न्यूक्लियर पोर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंबाइन एंड फॉर्म न्यूक्लियर पोर टू साइटोप्लाज्म, है ना। उससे होता क्या, आरएनए मूव, है ना, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, आरएनए मूव, ठीक है। और आरएनए कौन बनाता था, न्यूक्लियोलस। अरे बनाया तो था आरएनए, जब हमने बोला था राइबोसोम सब यूनिट्स बनती हैं न्यूक्लियोलस से, याद आया कुछ, कल ही तो किया है, राइबोसोम की सब यूनिट्स बनती हैं न्यूक्लियोलस से, कल पता नहीं परसों वाली क्लास में, यस सर, है ना। तो फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस प्रोटीन मूव, है ना। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस कौन मूव करता है, प्रोटीन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बोला था ना उसमें बनती है बट कंबाइन बाहर होंगी। हाँ बिल्कुल, कंबाइन बाहर होती है, बनती उसमें है, ठीक है।
तो ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। वहाँ पर क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन के पास क्या है, वैसे डीएनए का बनता है, लेकिन पाया क्या जाता है वहाँ, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखो, न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन है। ये भी डेंस स्ट्रक्चर है। नंबर एंड साइज वेरिएबल हो सकते हैं। इसका काम क्या है, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि इन्होंने राइबोसोम बनाना है, तो ये राइबोसोम बनाने में दोनों चीज़ें हेल्प करती है। तो दोनों चीज़ें कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा, अब कोई डाउट है तो बताओ इस पेज में। ये पेज तो डेटा को लिखा हुआ है, पढ़ा तो मैंने पिछले पेज में दिया था सारा डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब न्यूक्लियोलस की खास बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। देखो, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, आरएनए सिंथेसिस होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और नो मेम्ब्रेन। तीनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। देखो, ये आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ही कुछ पार्ट इकट्ठा हो गया, है ना, क्रोमेटिन का ही कुछ पार्ट, है ना, क्रोमेटिन, आरएनए और न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, क्रोमेटिन प्लस आरएनए, है ना। तो अब देखो, जो आरएनए है ये यहाँ पर बन रहा है ना। अब सेल के बाहर से प्रोटीन आएगा, प्रोटीन आ गया, देखो ये प्रोटीन आ गया, ग्रीन कलर से बना रहे हैं प्रोटीन, वो आरएनए के साथ कंबाइन हो गया और अब ये यूनिट बाहर निकल गई। ये क्या बन गया, ये राइबोसोमल सब यूनिट बन गई। तो राइबोसोमल सब यूनिट में प्रोटीन बाहर से आया, आरएनए अंदर से बना, और दोनों ने मिलाकर क्या बना लिया, राइबोसोम सब यूनिट बना ली। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। देखो, प्रोटीन मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, देखो लाइन में लिखी हुई है ना। और न्यूक्लियस में जो प्रोटीन कौन कौन से मिलते हैं हमें, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एंड एंजाइम्स, ये सब मिलते हैं, समझ रहे हो। फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये वो प्रोटीन है जो बाहर से अंदर जाते हैं, है ना। अब जो अंदर से बाहर क्या आता है ना, अंदर से बाहर क्या आता है, आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ, एमआरएनए, टीआरएनए अब बता रहा हूँ। अच्छा, देखो, आरएनए ना 3 तरह के होते हैं, मैं ये भी चीज़ पिछले लेक्चर में बताई थी। एक एमआरएनए, आपने पिछला लेक्चर लगाया या नहीं लगाया, टीआरएनए, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने 2 का नाम लिखा, तीसरे का नाम क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि वो तो अंदर जाता है, अंदर जाता है, और आरएनए ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये उसमें प्रोटीन जाता है। वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, वो तो खुद बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, तो आरएनए क्यों नहीं लिखा फिर उन्होंने। तीनों आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, तो फिर उन्होंने 2 का नाम क्यों लिखा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए क्यों नहीं लिखा। क्योंकि मेरे भाई ये देखो, उन्होंने साफ साफ तो लिखा राइबोसोम सब यूनिट जा रहे हैं। अब जब राइबोसोम सब यूनिट में आरआरएनए और प्रोटीन दोनों ही जा रहे हैं, समझ रहे हो, आरआरएनए अकेला नहीं जाता, राइबोसोम सब यूनिट की फॉर्म में जाता है। समझ आया नहीं आया? अगर कल वाला लेक्चर देखा होगा तो समझ आ गया होगा, नहीं देखा होगा तो नहीं आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्रोमोसोम की। इसकी बात करते हैं क्रोमोसोम की। अच्छा, क्रोमोसोम की स्टडी कौन से फेज में होगी, एम फेज में। तो देखो, एम फेज भी मेटाफेज का ही पार्ट है। ज़्यादा अच्छा आंसर तो मेटाफेज है, लेकिन अब सपोज करो मेटाफेज है ही नहीं, तो मेटाफेज पार्ट तो एम फेज का ही है ना। अब कोई मुझसे पूछे कहाँ रहते हो, मैं बोलूँगा मैं जलालाबाद में रहता हूँ, लेकिन ऑप्शन में पंजाब था तो मैं पंजाब भी तो लगाऊंगा ही ना आंसर। अगर जलालाबाद नहीं है तो रहता तो पंजाब में ही हूँ। उसी तरह से आंसर तो वो है, लेकिन ठीक है। तो क्रोमोसोम इट इज़ विजिबल इन, अच्छा, क्रोमोसोम विजिबल कौन से फेज में होते हैं, एम फेज के कौन से फेज में, प्रो फेज में। कौन से फेज में, प्रो फेज में। सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट कॉमनली, है ना, प्रो फेज में। अब नेक्स्ट लाइन देखना, ठीक है, यह कहाँ लिखी हुई है नेक्स्ट लाइन, यह लिखा नहीं हुआ, चलो याद कर लेना। क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं आपको प्रो फेज में, लेकिन अगर आपने उसको स्टडी के लिए पर्पस के लिए देखना है तो फिर मेटाफेज से देखना, समझ रहे हो। क्रोमोसोम विजिबल कौन से फेज से स्टार्ट होते हैं। आप प्लीज बंद कीजिए अपना माइक। इट इज विजिबल इन एम फेज, कौन से, प्रो फेज में, मोस्ट कॉमन होते हैं, है ना। देखो अभी देखो ध्यान से, ये क्या है, ये डीएनए है, क्या है, डीएनए।
ठीक है। और अब ये डीएनए किस में चेंज हो गया, यूक्रोमेटिन में, है ना। अच्छा ये आपको तो पता है ना यूक्रोमेटिन में क्या होता है। देखो जैसे जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए ये डीएनए है पतला सा, और ये क्रोमोसोम है कितना गाढ़ा है, तो एक ही दम थोड़ी ना बन जाएगा, इसमें ट्रांजिशन होती है ना। तो पहले थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, है ना, थोड़ा और कंडेंस होगा, कंडेंस बोलते हैं अच्छा शब्द, है ना, फिर और कंडेंस होगा, फिर पूरा क्रोमोसोम बनेगा। अच्छा अब जो मैंने आपको बोला था कि जो क्रोमैटिन है वो कलरफुल हो जाते हैं, क्रोम मतलब ही कलर होता है। देखो जितना ज़्यादा कंडेंस होगा उतना ही ज़्यादा कलर लेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। जितना धागा मोटा होगा उतना ही अच्छा कलर लेगा। तो सबसे ज़्यादा डेंसली स्टेन्ड कौन होगा, क्रोमोसोम, मोर कंडेंस्ड। थोड़ा लेस कंडेंस क्या बोलेंगे उसको, हेटेरोक्रोमैटिन। और कम लाइटली स्टेन्ड क्या होगा, यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डीएनए फोल्ड हो गया तो क्या बन गया, यूक्रोमैटिन, और फोल्ड हो गया तो हेटेरोक्रोमैटिन, और लास्ट में क्रोमोसोम। कोई डाउट है तो बताओ पहले तो इसमें। ये कंडेंसेशन इंक्रीजेस लिखा हुआ कि कंडेंसेशन बढ़ती कैसे है कोई डाउट? नो सर। ओके और कौन है क्लास में, शिवानी कोई डाउट है? नो सर। तो फिर नहीं ना बोलो ना, नहीं बोलो। चलो आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस की, किसकी, इंटरफेस की। अच्छा इंटरफेस और ये यहाँ बात करते हैं एम फेज में। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या दिया, जैसे देखो आपने किसी भी चीज़ को डबल करना है ना, किसी भी चीज़ को डबल करना है, आप सिंपल भाषा में समझो, है ना। एक चीज़ है उसने बड़ी होकर इतनी बड़ी हो जानी है, समझ रहे हो, इतना बड़ा बन जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप डबल कर दो इससे। तो आप कौन से फेज़ में डबल करना आसान नहीं समझोगे, या इस फेज़ में, या जब बड़ा हो जाएगा तब डबल करना आसान समझोगे, मतलब उसके जैसे दो बना स्टार्टिंग में, है ना। तो जो डीएनए होता है उसको हमने डबल करना है, तो हम कौन से फेज़ में डीएनए को डबल करेंगे, ऑब्वियस ही बात है जब वो यूक्रोमैटिन होगा, है ना, जब वो सबसे पतला होगा। मतलब क्रोमैटिन तो चाहिए ना, डबल तो क्रोमैटिन को ही करना है, डीएनए तो वो सब्सटेंस है जिसका बना हुआ है। तो क्रोमैटिन से आपने किसी चीज़ की ट्रांसक्रिप्शन बना, मतलब कि अब डबल से थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, मतलब जैसे आपने इससे कुछ नई चीज़ बनानी है ना, बताऊंगा क्या बनाना है। तो आप कौन से फेज में बनाना पसंद करोगे, जब वो यूक्रोमैटिन होगा या जब क्रोमोसोम होगा? यूक्रोमैटिन, है ना। तो आपने अब डीएनए से आरएनए बनाना है ना, तो कौन सी फेज में बनाओगे, यूक्रोमैटिन की फॉर्म में। तो यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और एम फेज की जब हम बात कर रहे हैं, जब वो क्रोमोसोम ये बन जाता है, जब क्रोमैटिन हमारा कंडेंस हो जाता है, तो नो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड, डीएनए बहुत गाढ़ा होता है इस टाइम। सो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो न्यूक्लियोलस, नो प्रोटीन, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता और ना ही प्रोटीन होता, है ना। तो कोई डाउट है तो बताओ मुझे इसमें। सर थोड़ा सा बताना है, हल्का सा समझ नहीं आया था। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, आपने उससे कुछ नई चीज़ बनानी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको कि हर या तो आप ये डायरेक्ट बना दो, है ना। आप मुझे बताओ कि अगर कोई चीज़ अपनी पूरी शेप में है तब उससे नया कुछ बनाना आसान है, जैसे ये पूरी शेप में है, या जब वो छोटा सा है तब उससे नया चीज़ बनाना आसान है? जैसे कि मेरी बात सुनो यार, आप ये देखो कि एक सीड है, एक सीड से पूरा प्लांट बन जाता है ना, पूरा प्लांट, ये तो मैंने बंदा बना दिया, चलो कोई बात नहीं, एक पूरा बच्चा बन जाता है ना एक सीड से। तो मैं चाहता हूँ मुझे एक और बच्चा चाहिए, है ना। तो वो बच्चे की, हालांकि उस बच्चे का मैं चलो कलर बदल देता हूँ, है ना, वो मुझे एक और कलर का बच्चा चाहिए। तो अब मैं कहीं से मुझे बच्चा चाहिए, तो मैं सीड लेके जाऊँगा या पूरा बच्चा लेके जाऊँगा, मतलब बच्चे से बच्चा बनाऊंगा या नया एक सीड ले लूँगा, सीड से जो भी इनिशियल फॉर्म है उसी से बनती है चीज़, डबल करनी है तो सबसे आसान। उसी तरह से हमने क्या करना होता है, हमने डीएनए से आरएनए बनाना है। क्या बनाना है, आरएनए। तो मैं जब मेरा डीएनए पूरा कंडेंस होगा, पूरा एक शेप ले चुका होगा, तब उससे आरएनए बनाऊंगा या पहले आरएनए बनाऊंगा, पहले वाले से। तो मैं यूक्रोमैटिन से आरएनए बना लेता हूँ, है ना, क्रोमोसोम से आरएनए नहीं बनता।
और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो वो क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है, कौन सा फेज़ है जब हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन लिए एक्टिव होता है? वो होता है यूक्रोमेटिन के टाइम। और यूक्रोमेटिन कहाँ मिलता है? इंटरफेज में। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन से फेज़ में पॉसिबल है? इंटरफेज में। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सर। ठीक है, और बात करते हैं एम फेज़ की। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो न्यूक्लियोलस, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। कोई डाउट है तो बताओ। अभी मैं आपको एक्चुअल रीज़न बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम्स, है ना। अब मेरी बात सुनो, एंजाइम बोलता देखो ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। किस चीज़ में मदद करता हूँ? डीएनए से आरएनए बनाने में। क्या बनाने में? आरएनए बनाने में। इसी को तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। लेकिन एंजाइम कहता है मुझे बैठने को जगह तो दो। देखो इनके पास तो जगह है, क्योंकि लूजली फॉर्म्ड है ना, वो कंडेंस है, इनके पास तो जगह है। यहाँ पर इन्होंने एंजाइम को बिठा लिया, ये नहीं बिठा पाए एंजाइम को, क्योंकि बहुत कम जगह है। तो एंजाइम को थोड़ी ज़्यादा जगह पाई, ये तो भाई बिल्कुल नहीं बिठा पाए, है ना। तो जो एंजाइम को बिठाएगा उसी का ही आरएनए बनेगा ना। तो एंजाइम कहाँ बैठना पसंद करेगा? यूक्रोमेटिन में या हेटेरोक्रोमेटिन में या क्रोमोसोम में? यूक्रोमेटिन में। तो इंटरफेज में मतलब ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल किस में है? यूक्रोमेटिन में या हेटेरोक्रोमेटिन या क्रोमोसोम में? यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन कौन से फेज में दिखता था? इंटरफेज में। तो क्वेश्चन आएगा विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इन ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल? तो आंसर दे देना इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में यूक्रोमेटिन मिलता है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये मैं समझाना नहीं चाहता था इस तरह से, क्योंकि मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा, एमबीआई पूरा समझाऊंगा ढंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहता हूँ। मैं कौन से फेज़ की बात कर रहा हूँ? एम फेज़ की या इंटरफेज़ की? एम फेज़ की। तो मैंने जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया एक एम फेज़ के क्रोमोसोम का, मुझे नज़र आया कि एक क्रोमोसोम के कितने 2 आर्म्स हैं। कितने आर्म्स हैं? 2 आर्म्स हैं। और जो ये 2 आर्म्स हैं ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नाम क्या दिया मैंने? सेंट्रोमियर। और जो 2 आर्म्स हैं एक क्रोमोसोम के, इसको नाम क्या दिया मैंने? क्रोमेटिड। क्या नाम दिया? क्रोमेटिड। और जो क्रोमेटिड है एक जैसे होती है, आइडेंटिकल, पूरे सेम टू सेम, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलता हूँ? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब जो ये बड़ी कंस्ट्रिक्शन है, जो ये बड़ी सी कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन में थोड़ा टाइट सा बंदी होती है जहाँ, उसको मैंने क्या बोला? सेंट्रोमियर। वैसे ही एक और कंस्ट्रिक्शन है। क्या कहा मैंने? वैसे ही एक और कंस्ट्रिक्शन है, इसको मैंने क्या बोला? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोला? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। वो प्राइमरी है ना। और इसके बाद का जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर, सेकेंडरी डीएनए आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट है? सर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दसना। अरे कुछ नहीं यार, आपके जो क्रोमोसोम का जो आर्म होता है उसके नीचे एक और कंस्ट्रक्शन होती है, छोटा सा मतलब दबाव होता है, उस दबाव को बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसके नीचे वाले डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। बस। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो क्रोमोसोम का जो ये 2 डीएनए, जो क्रोमोसोम के जो 2 पार्ट हैं, जैसे एक क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड कौन से फेज में बनते हैं? तो ये G2 क्रोमोसोम जो होता है ना, जैसे इंटरफेस का G2 क्रोमोसोम, उसी में 2 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, और 4 आर्म्स होते हैं, ये याद कर ही लो, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे इसको इन्होंने 4। सर एक थोड़ा सा डाउट था मुझे। हाँ बोलो। सर ये अपना क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में इसमें क्या डिफरेंस है? मैं सारे टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दो। चलो देखो, पहले तो इसको हटाओ, ये मत याद करना, ये 4 आर्म्स वाला। 2 क्रोमेटिड याद रखो, आर्म्स की देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो भी कराऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, तुम्हारा ये क्या है, एक
एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल में क्या है, न्यूक्लियस है। सेल रेस्टिंग फेज में, इंटरफेज में है। तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, वो लोग जो डीएनए मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, एक लंबा से धागा है। क्या है, लंबे से धागे हैं, समझ रहे हो। इन लंबे से धागों को मैंने क्या बोल दिया, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है। और हुआ क्या, अब जो क्रोमैटिन है लंबे से धागे ना, मैंने देखा कि क्रोमैटिन, जब मेरा मन हुआ ना, जब सेल डिवीजन होती है तो डीएनए से या मुझे आरएनए बनाना है या डीएनए से डीएनए बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मतलब मुझे एक और धागा बनाना है, तो वो कौन सा फेज़ है, मतलब मुझे एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम्स कहाँ लगेंगे, 5 मिनट। जो मुझे एंजाइम्स है वो कहाँ लगेंगे, क्रोमैटिन में, क्योंकि क्रोमोसोम में तो जगह नहीं होती। तो वो कौन सा फेज़ है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, बोलो। कौन सा होता है, क्रोमैटिन, मतलब कौन सा, हाँ यू क्रोमैटिन या क्रोमैटिन, कौन सा फेज पूछा क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं, कौन सा क्रोमोसोम है ना, तो वो कौन सा स्टेज है लो डीएनए की। अच्छा, अब सेल डिवीजन होनी है, मेरी बात सुनो, आपने अपना घर शिफ्ट करना है, क्या करना है, घर शिफ्ट करना है, तो क्या आप अपना सामान पैक नहीं करोगे, या बस ऐसे ही मतलब जो लूजली अरेंज है उसी को ही, मतलब कभी एक जग ले गए, कभी एक बर्तन गिलास ले गए, कभी प्लेट ले गई, आप कहोगे ना सारा सामान एक ही जगह पर डाल देते हैं फिर ले जाते हैं। उसी तरह से जब सेल को डिवाइड होना होता है ना, तो वो अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, उसी तरह से वो क्रोमैटिन को भी इकट्ठा कर लेता है। जब वो क्रोमैटिन को इकट्ठा करता है तो वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, जैसे इकट्ठा हो गया क्रोमोसोम। ठीक है सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, होता क्या, अब हमने तो क्या करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम अपना डबल नहीं करते, लेकिन सेल ने 1 से 2 सेल बनाने हैं, तो ये इकट्ठा तो करता ही करता है, साथ में 2 बनाता है एक दूसरे के, डबल भी कर लेता है अपने आप को, समझ रहे हो। और जो डबल है, जो दोनों ये एक जगह पर जुड़े होते हैं, जहाँ पर ये जुड़े होते हैं उस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, समझ रहे हो। और जब सेल डिवाइड होता है तो एक जो पार्ट है वो इसके पास चला जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो इसके पास चला जाता है, दूसरे सेल के पास चला जाता है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ये सेल डिवीजन का पार्ट है, अभी सिर्फ फैक्ट याद करो, ये सेल डिवीजन का पार्ट है, तब ढंग से समझ आएगा। ठीक है, अभी ऐसे मतलब जितना बता रहा हूँ बस उतना ना करो, है ना। तो अच्छा, अभी जो ये पार्ट है, जो आपके एंड ऑफ द क्रोमोसोम के, अरे यार अभी बस इतना याद कर लो कि एंड ऑफ द क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, टीलोमेर। क्या बोलते हैं, टीलोमेर। सीक्वेंस ये भी कराऊंगा, टीलोमेर क्या होते हैं, टीलोमेर एंजाइम, एजिंग, सब पढ़ाऊंगा, है ना। अब देखो, और जो बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसके बाद वाले डीएनए को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। समझ रहे हो। तो कोई डाउट है तो बताओ पहले इतने में से। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये भी क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है। ये तब का क्रोमोसोम है जब सेल को मतलब ही नहीं था कि उसने डिवाइड करना है, उसने सिर्फ अपना सामान इकट्ठा किया था, उसको लगा मुझे किसी जगह पर जाना है, तो वो क्रोमैटिन से किस फेज़ में आ गया, क्रोमोसोम के फेज़ में। उसको फिर पता लगा कि मुझे जाना भी है और मुझे 2 जगह जाना है, तो उसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया। आवाज कट रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। अब आ रही है, हाँ जी सर क्लियर है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब उसको पता लगा सेल को कि मुझे सिर्फ जाना नहीं है, मुझे डबल होके जाना है, मतलब मुझे 2 जगह जाना है, तो उसने आपको डबल कर लिया। सेल जब सिंगल होता है ना, जब G1 फेज़ में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1। और G2 फेज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, जैसे G2 G1 2 फेज़ हैं, मतलब ये पहले का फेज़ है, दूसरे का फेज़ है। यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं यहाँ पर, G1 में 1, लेकिन यहाँ पर क्रोमैटिड का नंबर कितने हैं, 2। समझ लो, सिर्फ नाम, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझो, पूरा नहीं समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर है, जब सारा समझाऊंगा मैं ढंग से। अब ये देखो कि जिस सेल का जो फर्स्ट फेज़ है, जब उसको सिर्फ इतना पता लगा कि मुझे सामान पैक करना है, तो उसके पास एक ही क्रोमोसोम था और एक ही क्रोमैटिड था। लेकिन जब उसने सामान पैक कर लिया, देखो अभी क्रोमोसोम तो एक ही है ना, पूरे का पूरा क्रोमोसोम तो, लेकिन उस क्रोमोसोम के अंदर 2 पार्ट हैं। क्या है, 2 पार्ट हैं, समझ रहे हो। क्रोमोसोम तो एक ही है आज भी,
क्रोमोसोम 2 पता कब होंगे? क्रोमोसोम 2 तब होंगे जब ये सेंटर में टूट जाएगा ना, जब ये सेंटर में टूट जाएगा तब क्रोमोसोम 2 हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जब ये सेंटर में टूट जाएगा तब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तब क्रोमोसोम 2 गिनेंगे। अभी क्या गिनेंगे? एक ही, अरे यार 2 बहनें हैं एक ही घर में रह रही हैं, जब दोनों अलग अलग घर में चले जाएंगी तब उनके 2 अलग अलग घर हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए नॉट प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम, सभी में पाया जाए जरूरी नहीं है। इनका काम होता है न्यूक्लियोलस बनाना। न्यूक्लियोलस बनाने में कौन हेल्प करता है? सैटेलाइट डीएनए। और ये स्टेन नहीं लेता, समझ लो, ये कलर नहीं लेता। जब हम इसको डाई डालते हैं तो कलर नहीं लेता, है ना? कोई डाउट है तो बताओ, अभी जितना पढ़ाया मैंने। इस पेज में कोई डाउट है? नहीं है तो नो बोलो, अगर है तो पूछो। नो। और किसी बच्चे को? नैनिका, प्राची? सर G1 फेज में क्रोमोसोम 1 लिखा हुआ है। सर G2 फेज में भी 1 लिखा है। 1 ही होगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्रोमेटेड 2। हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो ये सारा सेल साइकिल इधर ही पढ़ लोगे। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा क्या है? ई आपका का है, ई आपका सेल है, सेल होत है। वेट फॉर व्हाइल, जस्ट मेक इट करेक्ट। ओके फाइन। ये शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, देखो देखो, जैसे ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल है इंटरफेस में। इंटरफेस में मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल के, सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल, राइट। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल में, ऐसे धागे की फॉर्म में। इसको क्या बोल दिया मैंने? क्रोमेटिन, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब इस न्यूक्लियस में ही ना G1, G2, G3, G1S, G2 फेज चलते हैं। कौन से? G1 फेज ना, एक मिनट। इस इंटरफेस के अंदर 3 फेज है, G1, S, G2, ठीक है। अब जो G1 फेज है ना, इसका जो मैंने देखा, मैंने जब इसका क्रोमोसोम देखा है ना, तो ऐसा ही था। कैसा था? ऐसा था। तो कितने क्रोमोसोम है? लेट सपोज, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही है क्रोमोसोम। क्या है? मतलब क्रोमेटिन भी एक ही है। क्रोमेटिन, टिड नहीं, टिन, क्रोमेटिन एक है। एस फेज में क्या हुआ? अब ध्यान से देखना, अब क्या हुआ? ये तो एक ही था स्टार्टिंग वाला, इसने डबल होना शुरू कर दिया। क्या होना शुरू कर दिया? डबल होना शुरू कर। ये देखो, ये डबल होना शुरू कर दिया। यहाँ से अटैच है, ये दोनों यहाँ से अटैच है। समझ लो? अभी कितने क्रोमोसोम है? मतलब कितने होने स्टार्ट हो गए, अभी हुए नहीं। फिर आया G2, फिर आया G2 फेज। समझ लो? अच्छा, इनको एक्चुअली क्रोमोसोम हमने टर्म यूज़ किया। एक्चुअली क्रोमोसोम टर्म यूज़ करते ही नहीं है GS इंटरफेस में, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेता है, इफ़ लगा के पूछ लेता है, इफ़ इतने क्रोमोसोम G1 में है तो बताओ इस इतने किस में, इतने किस में होंगे? क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमेटिन ही है। अच्छा, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा, चलो इसको ऐसा शो करो कि जैसे बन रहा है। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। इसको ऐसे शो करो जैसे बन रहा है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इस फेज में कितने क्रोमोसोम है? G1 फेज में 1। इस फेज में कितने हैं? चलो इसमें तो बन रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसमें कितने हैं? 2। इसमें भी एक ही क्रोमोसोम है भाई। अरे क्रोमोसोम एक ही है इसमें भी। उस क्रोमोसोम के 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। क्रोमोसोम 2 पता कब गिनेंगे? क्रोमोसोम 2 तब गिनेंगे जब ये सेल, ये देखो, जैसे तुम्हारा ये सेल है, इसके अंदर एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया। अब 2 क्रोमोसोम है। जब तक ये जुड़े हुए हैं तब तक एक ही गिनेंगे। ये हमने जोड़ा ना यहाँ से, ये देखो यहाँ जोड़ा हुआ है इनको।
एक ही क्रोमोसोम ठीक के है सर, दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं उसके। ये दो उसके क्या है, क्रोमेटिड, क्या है, क्रोमेटेड। क्रोमेटिड, समझ रहे हो। तो ये क्रोमेटिड है दो, क्रोमोसोम एक ही है, कोई डाउट है। ठीक है अच्छा सर। अब यहाँ पर कितने Thank you, क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। अच्छा इस एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कितने हैं इसमें, इसमें क्रोमेटिड भी एक ही है, लेकिन इसमें क्रोमेटिड दो हो चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि उसने सिंथेसिस फेज को पार कर लिया, इस फेज को पार कर लिया। सिंथेसिस मतलब बनना, अब वो डबल हो चुका है डीएनए मटेरियल। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सर। क्लियर है ललित? हाँ जी सर, क्लियर। ओके ओके ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, क्रोमेटिन जो विजिबल कॉस फेज में होते हैं, क्रोमेटिन विजिबल G1S G2 फेज में, इसमें क्रोमेटिन ही नजर आते हैं, समझ रहे हो। और जो क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं, एम फेज में। देखो अभी बोल तो यहाँ भी रहा है क्रोमेट, मतलब देखो क्रोमोसोम शब्द यहाँ भी यूज़ कर ले, फिर खुद ही बता रहा है कि ये एनसीईआरटी लिखती ही ऐसे है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछती है नीट में, मतलब और आपको भी ऐसा ही करेगी, पता नहीं नीट में तो उसका बड़ा चलता है, उसका पूरी दादागिरी है उसकी। तो क्वेश्चन अलग तरह से पूछेगी और मतलब बताएगी अलग तरह से। तो अब वो आपको मैं सेल डिवीजन में कराऊंगा ढंग से। अब याद करो क्रोमेटिन कौन से फेज में होते हैं, G1S G2, लेकिन एक क्रोमेटिन के, चलो वो नहीं बस क्रोमेटिन किस फेज में होते हैं, G1S G2। क्रोमोसोम कब नजर आते हैं, एम फेज में, ठीक है। एम फेज के कौन से फेज से स्टार्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम नजर आने, प्रो फेज से। कौन से, प्रो फेज से। अच्छा सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जब सेंट्रोमियर बन गया तो उसमें जो दो आर्म्स हैं उसको क्या बोलते हैं, इन दो आर्म्स को क्रोमेटेड्स। सिस्टर क्रोमेटिन। क्रोमेटिड्स क्या बोलते हैं, आर्म्स नहीं बोलूंगा, दो लेंथ ही बोल लो पूरी है ना, आर्म से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, लेंथ बोलो। उसको क्या बोलते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो किससे अटैच रहते हैं, सेंट्रोमियर से। टीलोमियर क्या होता है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम को बोलते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट कुछ डीएनए में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद वाले डीएनए को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। फाउंड इन सम क्रोमोसोम, नॉन स्टेनिंग पार्ट है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है और इसकी मदद से न्यूक्लियोलस बनता है। कोई डाउट है तो बताओ, मैंने सारा पढ़ा दिया। इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ, अच्छा अभी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए बी, है ना। एक बंदा ठीक मिडल में खड़ा है, तो ये कहाँ खड़ा है, क्या बोलूँगा मैं, कहाँ खड़ा है। चलो इसको मैं दे देता हूँ 5 नंबर, इसको दे देता हूँ 10, इसको 0, इसको 10। अब बताओ क्या मैं इसको बोल दूँ कि बीच में खड़ा है, एकदम 5 में खड़ा है, तो 0 से 10 के बीच में। यस सर। कोई है दिक्कत किसी को, या अगर कोई ज़्यादा मतलब मैथ वाला है, कोई रीजनिंग वाला है, तो फिर मैं 9 लिख देता हूँ, फिर उसको आसान हो जाता है, वो बोलता है 4 इधर 4 उधर, ठीक है। तो अब चलो 10 ही लिख लो यार, ठीक है। तो 5 में खड़ा है तो बीच में खड़ा है लगभग, है ना। तो अब देखो अगर इसको मैं हल्का सा इधर कर दूं तो मैं क्या बोल दूं, सेंटर से थोड़ी दूर, है ना। तो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन। बी पोजीशन क्या है, नहीं ये है स्टार पोजीशन, ये है हैशटैग पोजीशन। जो हैशटैग पोजीशन है, क्या मैं बोल दूं हैशटैग वाली पोजीशन सेंटर से थोड़ी दूर है। अरे हाँ ना बोलो, मुझे क्या शक्लें थोड़ी नजर आ रही हैं आपकी, यस है ना। Yes, अब मुझे ये बताओ, Yes, अगर sir. कोई इंसान यहाँ खड़ा है, देखो अब सेंटर से तो दूर ये भी है, लेकिन मैं इसको ये बोलूँगा सेंटर से दूर है, या ये बोलूँगा कि एंड के पास में, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, कि Starting point टुवार्ड्स, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, एंड या मतलब ए या बी, इसको एंड ही बोलो, दोनों एंड है ना। टुवार्ड्स दी एंड या नियर दी एंड, है ना। इसको क्या बोलूँगा, नियर दी सेंटर। इसको बोलूँगा एट दी सेंटर। और ये क्या है, ये वाला, ये तो एंड ही है। कोई डाउट है चारों पॉइंट में, बोलो। नो ठीक है। उसी तरह से हमारा जो क्रोमोसोम है ना, उसमें जो कंस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रिक्शन कहाँ मिलती है, उस हिसाब से क्रोमोसोम के अलग अलग नाम है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ मिलती है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से। मेटासेंट्रिक
एट द सेंटर, अगर तुम्हारी कंस्ट्रिक्शन सेंटर में है तो उसको क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। वहाँ पर आर्म लेंथ बराबर है, मतलब दोनों आर्म्स बराबर होते हैं क्रोमोसोम के। कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? मेटासेंट्रिक क्या नो होता है? सर। अच्छा, अब देखो सब मेटासेंट्रिक मतलब मेटा से थोड़ी दूर, सेंटर से थोड़ी दूर, समझ रहे हो? ये तुम्हारा सेंटर है, मतलब सॉरी ये तुम्हारा सेंटर है यहाँ कहीं, सेंटर से थोड़ी दूर यहाँ पर, सब मेटासेंट्रिक, समझ रहे हो? फिर आता है, एक आता है टीलो। टीलो मतलब क्या होता था? एंड। एंड के पास सेंट्रोमियर का मिलना, ये तो एंड पर ही हो गया है ना, एट द एंड ऑफ द टीलोमियर। और एक आता है एक्रोसेंट्रिक, मतलब टुवार्ड्स या क्लोज टू द एंड, है ना। ये क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर। और ये क्या है? क्लोज टू द एंड। दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है जो मैंने बताया था फ़र्क? हाँ जी सर, आ रहा समझ। है ना, ठीक है। टीलोसेंट्रिक मतलब एट द एंड, एक्रोसेंट्रिक मतलब एंड से, मतलब क्लोज टू द एंड, एंड के पास। और सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ी दूर, थोड़ी दूर सेंटर से, और एंड के पास ही पहुंच जाओगे तो एक्रोसेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक मतलब टू एट द एंड, मतलब एट द सेंटर। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तीन तरह के, 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। अगर सेंट्रोमियर मिडल में है तो ये, और अगर ये फलानी फलानी जगह तो ये नाम। कोई डाउट है तो बताओ, है कोई डाउट? जी दामिनी? नो सर। ओके, तो बाकी बच्चों को कोई डाउट है तो? नो सर। ओके, अब छोटी छोटी और बॉडीज़ हैं हमारे सेल में, उनके नाम हैं। एक का नाम है माइक्रो बॉडी, है ना, मतलब माइक्रो बॉडीज उनको बोलते हैं, उनका जनरल नाम है ना। माइक्रो बॉडीज़ के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की होती है ना। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो वो एंजाइम्स अलग अलग काम करते हैं, उसके बेस पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो माइक्रो बॉडीज़ एनिमल में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर ये फलाने एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन से? कैटालेज, पेरोक्सीडेज, ये ना, तो इन माइक्रो बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? पेरोक्सिसोम्स, है ना। उसी तरह से एक और माइक्रो बॉडीज होती है ग्लाइओक्सिसोम्स। क्या होती हैं? ग्लाइओक्सिसोम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब एक्चुअली तो ये भी पेरोक्सिसोम्स की ही टाइप है। जो आप ये मान लो कि मतलब ग्लूकोज डाइजेशन में कहीं हेल्प करती है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से इसका काम है, समझ रहे हो? मतलब आप ये समझो कि जो सीड होता है ना हमारा, उस सीड में फैट होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। तो समथिंग रेडी टू ग्लूकोज फॉर्म में, मतलब के कोई एडिशन में हेल्प करती है, समझो। पेरोक्सिसोम का क्या काम है? इन एंजाइम्स को पाया जाना, है ना। ग्लाइकोसिसोम में क्या पाया जाता है? फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो पाए जाते हैं। The micro bodies are small bodies used for storing enzymes. There are 2 types of micro bodies. One is peroxisome and another one is glyoxysome. कोई डाउट है तो बताओ, है कोई डाउट? सुन क्यों, डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, बाकी बच्चों आपको है डाउट? मुझे ऐसा लगा घूरे जा रहे हो जैसे, मुझे कसम से नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि सामने होते तो फिर बताते। है कोई डाउट? देखो, ये माइक्रोबॉडीज़ के बारे में लिखा हुआ है, 2 ही लाइन्स लिखी हुई हैं, कुछ नहीं लिखा पेरोक्सिसोम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सैटेलाइट डीएनए के बारे में क्या लिख दी है आपकी एनसीईआरटी? कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी, नॉन स्टेनिंग, है ना। पहले तो ये याद रखना, नॉन स्टेनिंग। पेपर में सारी लाइन सही लिख देगा, स्टेनिंग लिख देगा बस, है ना। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है ना, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट स्कार्ड सैटेलाइट का, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए को पार्ट बनाती है, ठीक है। फिर जो क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ जगह पर, तो अगर मेटासेंट्रिक है तो कहाँ होगा? मिडल में। सब मेटासेंट्रिक अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, है ना। इंटू 1 शॉर्टर आर्म और 1 लॉन्गर आर्म बना देगा। एक्रो क्लोज टू द एंड और टीलो एट द एंड। ये उनकी डायग्राम्स हैं। इसमें कोई डाउट है कोई डाउट? नो। ओके, प्राची आए हैं आज? नो सर। यस सर। यस सर। समझ आ रहा है प्राची? हाँ जी सर। शिवानी, शिवानी आए हो? हाँ जी सर। समझ आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं
उस बच्चे से फीस ज़्यादा लेंगे जो आंसर नहीं देगा जब मेरे कहने पर कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि उसको फिर चुप रहने के उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सुधरोगे। अच्छा अब देखो, यू में कॉल इंटरफेस क्रोमोसोम है ना, यू में कॉल इंटरफेस क्रोमोसोम है ना, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। वहाँ क्या होता है, क्रोमैटिन पाए जाते हैं, समझ रहे हो। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस सेल डिवीजन शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन की बाकी की स्टेज होती है क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं न्यूक्लियस में। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। देखो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखो जब क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन ऐसा धागा है, एक पतला सा, बहुत पतला, 2 मीटर लंबा है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत वो बंधा होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ऐसे बंधा होता है। तो किसके आजू बाजू में बंधा होता है, जैसे सपोज करो एक डोर है, क्या है, एक डोर है पतंग उड़ाने वाली, तो क्रोमैटिन इज इक्वल टू डोर। लेकिन जो डोर है वो चरखड़ी में बंधी होती है ना, एक चरखड़ी में, है ना, वो सारी की सारी डोर कितनी लंबी होती है, एक क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिन है वो 2 मीटर लंबा होता है, लेकिन वो एक प्रोटीन से बंधा होता है, उसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। तो वही उसी तरह से जो हमारा प्रोटीन है, मतलब जो क्रोमैटिन है वो भी प्रोटीन की मदद से बंधा होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन, जैसे कि चरखड़ी की तरह काम करता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए, ये सब भी हेल्प होता है, ये सब भी पाया जाता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम का अगर मैं डीएनए को जोड़ दूँ तो 2 मीटर लंबा डीएनए बनेगा हमारे सिंगल सेल का। तो कैसे हेल्प करते हैं, कौन इसको ऐसे फोल्डिंग में हेल्प करता है, मतलब इसको छोटी सी जगह में मतलब बांधने में, हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या नॉन हिस्टोन भी काम करते हैं, लेकिन एक का आंसर देना हो तो क्या आंसर दोगे, हिस्टोन प्रोटीन्स, सही है। तो काइनेटोकोर्स क्या होते हैं बाद में बताएंगे। एवरी क्रोमोसोम, है ना, विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है, विच हैज ए डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेट, ये नहीं बताया है ना, काइनेटोकोर बाद में बताएंगे। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। देखो एक क्रोमैटिड ये रहा, है ना, एक क्रोमैटिड ये रहा, एक ये रहा, इनको बीच में होल्ड कौन करके रखता है, सेंट्रोमियर। कोई डाउट है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये फलाना डिमका, ये मैंने आपको करा दिया। इसमें कोई डाउट है बताओ, जितना बताया मैंने, है कोई डाउट? एनसीईआरटी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी सब, ओके। अब जो न्यूक्लियस के बारे में जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ना, समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो फिर अपन कल डिस्कस कर लेंगे। कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी और आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।